So let us see the next topic in this chapter. तो Faraday's law के अंदर हमने देखा कि the EMF produced is always proportional to the d phi by dt, rate of change of flux, and its direction is opposite to that of the rate of change of electric flux. Yes, so let us see the some more applications of Faraday's law only. ओके, तो और कुछ एप्लीकेशंस हमको देखने हैं Faraday's law के. यस, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो E is equal to d phi by dt, no doubt, minus of obviously. ओके, तो अभी इसमें अगर सपोज एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है, सपोज ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और इस कॉइल में से जो भी करंट फ्लो होगा वो इस रेजिस्टेंस में से पास होगा. ठीक है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा इस कॉइल के अंदर, उसकी वजह से एक करंट यहाँ पे फ्लो होगा जो इस रेजिस्टेंस के अंदर में से जाएगा. ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस सपोज. एंड अभी सपोज कि इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है. तो मतलब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो मैग्नेट नजदीक लेके आने की वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ हो, या इस कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह से चेंज करने की वजह से वो पैदा हुआ हो, कैसे भी करके मैग्नेट नजदीक लाने से या दूर लेके जाने से, या कोई भी कॉइल, दूसरा कॉइल जो है वो करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पे उसके अंदर का करंट चेंज करने की वजह से पैदा हुआ हो. इट डजेंट मैटर, तो जैसा भी हो तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने वाला है, बेसिक बात ये है. तो उस केस में हम भले करंट निकालने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, बट वी कैन फाइंड आउट द चार्ज इन दिस केस. तो करंट निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑल्सो इट इज फ्लोइंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. ये करंट जो है वो बहुत छोटे समय के लिए फ्लो हो रहा होता है. तो इसी वजह से हम ये करंट को तो निकाल नहीं पाएंगे, करंट तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और वो बहुत कम समय तक फ्लो होता है ना, तो इतने कम समय में हम वो मेजर करने के लिए वो कैपेबल नहीं होंगे. बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट द चार्ज, सी हाउ. तो ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा हम अगर रीअरेंज करेंगे ना, तो हमको ऑलरेडी ये ईएमएफ की वजह से जो करंट यहाँ पे फ्लो होता है और आर इस रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट फ्लो होता है, तो उस केस में हमको पता है कि दिस ईएमएफ, करंट एंड रेजिस्टेंस, all these three are just connected with each other by using the Ohm's law. तो Ohm's law इनके बीच में रहेगा जरूर. So if you just use the Ohm's law here, then you can just get that E is equal to I into R. करेक्ट है? तो ये तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. If you just try to equate these two equations here, then we can be able to get this I into R is actually going to be minus of d phi by dt. करेक्ट है? And this time dt is going to be very small. So if we just take this dt in that side and r in this denominator here, then we can be able to get this I into dt, which is the current into time for which it flows, which is going to be actually equal to d phi by r. Correct hai? Obviously minus, so minus of d phi by r. This will actually be the uh, equation. Now we already know that this I into dt is actually going to be the charge dq that flows in that time dt. So this charge can actually be obtained to be simply minus of d phi upon r. So that means ये जो है यही है फॉर्मूला जो हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते थे एक्चुअली. So even if we cannot find out the current, but still we can find out the charge in this case, and this charge will actually be equal to minus of d phi by r in this way. So if we just find out the initial flux, final flux, and just try to find out the change in flux, so this change in flux here will be actually phi 2 minus phi 1. So if we know the change in flux in this case, then by dividing this change in flux by resistance, we can be able to find out the charge that flows in time dt during this circuit here. Okay, so इस टाइम के अंदर जो करंट चार्ज फ्लो होता है, करंट तो नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि करंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. ठीक है, बट इवन इफ सपोज वी इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ना, देखो we just integrate this dq from 0 to q or q1 to q2, then we can just get this equal to minus of integration of d phi
बाय आर। अभी आर तो चलो कांस्टेंट है, बट डी फाइव का जो इंटीग्रेशन है तो वो एक्चुअली फाइव टू माइनस फाइव वन बन जाएगा। दैट मीन्स वी कैन जस्ट से the total charge that flows in some circuit is actually going to be given by phi 2 minus phi 1 upon r, where phi 2 and phi 1 are just initial and final flux passing through the coil, okay, or solenoid here in this way. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। So this is one of the application of this Faraday's law. Yes. Then again, the second application we can just talk about is, चलो ठीक है, E is equal to माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होता है। ओके, लास्ट टाइम हमको याद है हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देखा था, याद है आपको। और उसके साथ साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ रॉड विच इज रोटेटिंग in a magnetic field, or the induced EMF produced in a rod which is, sorry, coil which is rotating in a magnetic field. Yes, ये भी हमको करना था। So let us see where it is actually. Hmm. नहीं। Yes, this is what, नहीं, ये तो अभी का है, just wait. Okay, yes, this is what we want to सर्च फॉर। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ओके, ऑलराइट। बट रॉड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, if suppose there is a magnetic field in some place here, and suppose that there is a rod which rotates with some frequency which is given already, चलो f मान लेते हैं, and suppose it rotates in a magnetic field, ठीक है, of induction b, suppose ये b इतना इंडक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है, और वो सपोज इस तरह से रोटेट होता है, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में अगर ये इस टाइप का रॉड अगर हमारे पास है, ओके, ये सपोज रॉड है हमारे पास, and suppose its one end is just kept fixed, and suppose it rotates like this in this magnetic in this way, तो ऐसे अगर वो रोटेट होता है तो उस केस में इसके अंदर क्या कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, तो वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया है ऑलरेडी हमने।
suppose that this is the rod which is kept at the center of the magnetic field here, and suppose that it is rotated in such a way that its one end point is just kept fixed. तो उसका एक एंड पॉइंट जो है वो फिक्स करके रखा जाएगा और वो दूसरे एंड पॉइंट के अबाउट घूमेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सपोज इसका फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से उसने चालू किया। सो एज सुन एज इट जस्ट ट्राइस रोटेटिंग, सो इट विल जस्ट परफॉर्म अ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एंड इन दिस केस इट विल जस्ट ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के को ट्रेस करेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को वो कट करेगा। तो यहाँ पे फिर से फैराडेज लॉ अप्लाई होगा। वी कैन जस्ट यूज द फैराडेज लॉ एंड से दैट द इलेक्ट्रिक induced EMF produced in the end points of this rod here will actually be given by the formula E is equal to d phi by dt once again. Basic concept वही है, ठीक है, it is going to be actually minus of d phi by dt, no doubt. But here in this case, if just we see in some suppose fraction of time, एक particular time instant interval के अंदर अगर वो यहाँ से suppose इस पोजीशन पे अगर आ जाता है, देखो ठीक से, एक बहुत छोटा एक पर्टिकुलर एंगल ट्रेस करके अगर वो इस पोजीशन से ये पोजीशन पे वो पहले था और सपोज वो अभी यहाँ पे इस पोजीशन में वो बाद में चल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे पोजीशन में वो आ गया सपोज। Okay, so this is going to be the final position of the magnet here, sorry, rod here. ठीक है, तो अभी इस केस में हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, तो वो अगर सपोज मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा हियर, or we can just call it as d theta because it is going to be very very small. So in this duration, in the time dt here, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अंदर पैदा होगा, तो वो निकालने के लिए हमको इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। एंड हाउ मच इज द फ्लक्स, तो ये जो शेडेड एरिया हमको दिख रहा है, ठीक है, वी कैन जस्ट शेड द एरिया। तो इस ये जो एरिया हम यहाँ पे शेड कर सकते हैं आराम से। देखो, वी कैन जस्ट सी दिस एरिया हियर, ये पूरा एरिया हमको निकालना होगा। ओके, ये पूरा एरिया जो है, दिस एरिया विल एक्चुअली बी डिनोटेड बाय डी ए इन दिस केस। ओके, ये डी ए इतना एरिया जो है वो हमको यहाँ पे निकालना होगा एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन will actually give us the magnetic flux here. So we can just write that this magnetic flux d phi is actually going to be b into dA in this case. So if we just replace this value of d phi here, then we can be able to get this E is actually equal to minus of b into dA by dt in this way. तो ये dA by dt हमको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो how we can find out this dA by dt and how can express it in terms of omega, that is the angular velocity of this rod of rotation. तो उसके लिए हमको ये करना होगा अभी कि area of a sector, you know what is the area of a sector? ठीक है ना, तो area of sector we know already that किसी भी सेक्टर का, सर्कल का जो सेक्टर होता है उसका एरिया हमको पता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ ऑफ आर स्क्वायर इनटू थीटा, करेक्ट है, ये उसके लिए फॉर्मूला है। If we just differentiate this with respect to time, then we can just get this as dA by dt here is actually going to be equal to half as it is out. Constant R is also as it is out. And d theta by dt will be the derivative of theta with respect to time, which actually stands for omega. So we can just get that this dA by dt here is actually going to be equal to half R square into omega, correct hai? And if we just put this value here, then we can just get the equation for the induced EMF in case of this rod.
which is rotating in a magnetic field to be simply equal to minus of B into half of R square into omega. Okay, so this is actually going to be the formula for induced EMF produced in a rod which is rotating in a magnetic field. If you just see in the magnitude, then minus sign doesn't matter here, and here the magnetic induction will actually be equal to half of B R square into omega. Note here that this radius of the circle is actually going to be same as the length of the rod here, right? So we can just use this length instead of radius and say that this formula will actually be equal to, यहाँ पे formula कैसा बनेगा देखो, तो this formula can also be written as half of B into L square into omega. Yes, we can express this in two different forms. One is that half of B into L into, अब यहाँ पे L square को हम कैसे लिख सकते हैं, L into L लिख सकते हैं आराम से, और ये L into ओमेगा, यहाँ पे L into ओमेगा मतलब क्या बन जाएगा एक्चुअली, हम जानते हैं यहाँ पे R into ओमेगा मतलब V होता है, जो हम जानते हैं ऑलरेडी कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी V is always equal to the radius into angular velocity, right? ये सर्कुलर मोशन के अंदर का एक फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन इसमें अगर रेडियस के बदले अगर हमने एल लेंथ ऑफ द रॉड डाल दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी भी देखा कि रेडियस इज गोइंग टू बी सेम एज द लेंथ ऑफ द रॉड, so you can just write that V is equal to L into omega, right? So we can just replace this L into omega by V, that is the linear velocity of the tip of the rod, and get this as E is equal to half of B L V as the final. And also we can just express it in terms of the frequency here. तो इसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, that is equal to 2 pi into n, but n is the frequency is denoted by f in this case because n is reserved for number of turns. So therefore we can just use this omega is equal to 2 pi f as a final and get this formula modified as half of b into l square into f omega, where omega is actually going to be 2 pi f, right? So here it is 2 pi f, so that this 2 gets cancelled. So once we get this 2 cancelled from numerator as well as denominator here, we can just be able to get this induced EMF E to be simply equal to what, bf into l, okay, bf into l square, simply pi, yes, pi l square. Okay, so in this way we can just get this another formula for finding the magnetic induction, sorry, induced EMF produced in such a rod which is rotating in a magnetic field, right? तो ये बात अच्छी तरह से याद रख लो. Okay, but remember one thing, that if suppose the magnetic field is going to be vertical like this, ठीक है, तो magnetic field अगर इस तरह से vertical है और इस magnetic field के अंदर जो rod घूम रहा है वो बिल्कुल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. That means in that case we can just find out the magnetic induced EMF by using the same formula which we have just seen now. अभी अभी जो फॉर्मूला हमने देखा उससे ही हम ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रॉड इज रोटेटिंग इन अ प्लेन विच इज नॉट परपेंडिकुलर एग्जैक्टली. अभी देखो सपोज ये रॉड के रोटेट होने का प्लेन है जो कि इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उस केस में तो चलो ठीक है, ये हमको बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सच अ रॉड. सो सपोज द रॉड इज लाइक दिस हियर, ये समझो यहाँ पे रॉड है, ठीक है, दिस इज द रॉड, एक्चुअली गोइंग टू रोटेट डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस फिगर. तो इस डायग्राम का जो प्लेन है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे केस में ये जरूर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करने आएगा, ठीक है, बिल्कुल. लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि ये प्लेन जो है वो प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर बट इट इज मेकिंग सम एंगल लाइक दिस, अगर यही रॉड अगर इस तरह से अगर रोटेट हो रहा है, मान लो ये रॉड इस तरह से है,
Okay, the rod is not rotating in the plane which is perpendicular to the magnetic field, but it's rotating in a plane which is at some angle like this. तो अगर ऐसे कुछ एंगल पे अगर ये रॉड रोटेट होता है, ये प्लेन का एंगल अगर ऐसा है, उस केस में हम क्या करेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस केस? सो वंस अगेन वी विल हैव टू कंसीडर द लेंथ ऑफ द रॉड एल सपोज. तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे हमको ढूंढनी होगी. ठीक है. सो अगर ये रॉड इस तरह से रोटेट होता है तो उसका जो कंपोनेंट हमको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, जो कि इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा. तो अगर हम सपोज इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर देंगे तो ये वाला कंपोनेंट हमको एक्चुअली चाहिए. अभी उसके लिए इस मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ ऑफ द रॉड के बीच में एंगल जो है वो अगर हमारे पास है सपोज थीटा, सपोज ओके, ये एंगल अगर थीटा है, so we can just consider this component of the length to be L sin theta simply, right? Here it will be L sin theta, no doubt. And if we just use this L sin theta here, then we can be able to find out the expression for electric EMF produced in such a rod which is rotating not perpendicular but at some angle to this magnetic field here. Okay, so in this case the induced EMF here can be given by the formula. जो भी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो ये वाला फॉर्मूला देखो इधर, यहाँ पे ये लास्ट स्टेप में जो हमको फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा था, तो उसके अंदर हमको क्या करना है, या किसी भी फॉर्मूला के अंदर ये वाला फॉर्मूला जो है, सपोज इस फॉर्मूला के अंदर हमको क्या करना है कि ये जो एल है, तो इस एल को हमको रिप्लेस करना है, ठीक है, बाय L sin theta. That's it. So that is the thing we have to do here in this case, right? So in this case, if we just replace this L by L sin theta, then we can just be able to do this and get the formula modified as half of B into L square sin square theta into omega. That's it. So here we can just see this is going to be the formula. So we can just also write it as half of B L square omega into sine square theta. Correct है? That means by just tilting this rod through an angle theta, so if this rod makes an angle theta with the magnetic field, then we can just get that the component will be actually, the whole whole induced EMF will actually be multiplied by sine square theta. तो ये तो ऑलरेडी पहले से हमारे पास था, तो इसको सिर्फ हमने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हमको इस तरह से ये फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया. सो क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है. ओके, और एक बात यहाँ पे कि अगर सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड जो है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन उसके सेंट्रल एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, बल्कि द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट a point which is different than its end point, like this. Suppose this is a rod, and suppose the rod is rotating about an point. Yes, suppose it is rotating about an point which is not exactly at its end point, but like this. Okay, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर रॉड ही नहीं है. तो रॉड ना होने की वजह से यहाँ पे देखो, यस, ये वाला जो पार्ट है, तो वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा. दैट मीन्स वहां पे रॉड है ही नहीं. ठीक है, अंदर में रॉड नहीं है, बट लेकिन रॉड जो बाहर में है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही ये रॉड स्टार्ट होता है और रोटेट होता है इस तरह से. तो ऐसे केस में कैसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल के दिखाएंगे, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फिर से हमको लॉजिक वही यूज करना है. ठीक है, सो इफ सपोज वी कैन जस्ट यूज द लॉजिक इन दिस वे. तो इस रॉड का लेंथ अगर हमने एल मान लिया है, ठीक है, तो सोचो ये उसका सेंटर है. ठीक है, यहाँ सेंटर से हमको उसका जो टोटल लेंथ है वो हमको पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, लेकिन इसका लेंथ एल है इतना ही सिर्फ पता है.
तो उस केस में क्या होगा देखो ठीक से when this rod will just rotate and it will just come to this point here, यहाँ पे इस पोजीशन में जब वो आएगा, okay, suppose it comes to this position here, we can just draw a dash dotted line here from this point to this point here. ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं एक्चुअली, रॉड तो यहाँ से बीच में से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमने ये कंप्लीट किया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रॉड इज एक्चुअली गोइंग टू बी एल, नो डाउट, यस। सो अब ये इसमें हम यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो फोकस कर सकते हैं। व्हाट इज दिस एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कैन यू फाइंड इट आउट? वी नो दैट द एरिया ऑफ अ this region is actually going to be the area of this whole sector, sorry, हाँ sector minus the area of this inner sector here, right? तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। अगर हम ये बात यूज करते हैं तो टोटल एरिया डी ए एक्चुअली, और ए एक्चुअली कैन बी रिटर्न टू बी सिंपली इक्वल टू पाई, अभी इसको कुछ तो भी मानना तो पड़ेगा हमको, लेट अस कॉल इट एज स्मॉल आर, राइट? इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे उसको हम बोल देंगे पाई इंटू आर प्लस एल, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, बराबर, यस। तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर, अभी एरिया ऑफ बिगर सेक्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ओके। तो बड़ा वाला जो सेक्टर है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया हम अभी फाइंड कर रहे हैं, ओके। एंड उसमें से हम माइनस करने वाले हैं इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, अंदर में जो सेक्टर यहाँ पे है नहीं, इसका एरिया हमको माइनस करना है बिल्कुल। तो उसके लिए अभी देखो ठीक से, सबसे पहले हम ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल के दिखाएंगे। तो एरिया, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, सिंपली हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, बराबर। तो आर स्क्वायर मतलब आर प्लस एल, बड़े वाले सेक्टर का एरिया जो रेडियस है वो आर प्लस एल रहेगा, इंटू थीटा एज इट इज, माइनस हियर इट इज हाफ ऑफ simply r square into theta, okay, but we can just take that this half and theta can be taken as common. So if we just take half theta common, so what we are left inside, r plus l the whole square minus r square, right? So r plus l the whole square can be written or to be expanded as r square plus 2rl plus l square, no doubt, minus r square makes this r square cancel, so that we can be left with this simply half of theta into, here it is 2rl plus l square, correct hai? So this is actually going to be a, that is area here, okay. So if we just differentiate this with respect to time, then we can be able to get this dA by dt here to be simply equal to, इसको ये हाफ जो है वो अगर हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आर एल प्लस एल स्क्वायर बाई टू इंटू डी थीटा बाई डी टी, but as we already know that this d theta by dt is going to be omega, so we can just get the value of dA by dt to be simply rl plus l square by 2 into omega. This is actually going to be the value of dA by dt, which is to be used here in the Faraday's law, because we know that this E is equal to d phi by dt हुआ करता है, और जबकि phi जो है वो b into a होता है, तो यहाँ पे b तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमको मिलेगा b into dA by dt, right? And if we just replace the value of dA by dt in this case, then we can be able to get this b into यहाँ पे dA by dt का वैल्यू जो है वो b into ओमेगा into ब्रैकेट में क्या आएगा rl plus l square by 2 in this way,
Okay, so this will actually be the induced EMF produced in such a rod which is not rotating about its one end point, but it's rotating about a point which is outside this rod. ठीक है, तो एंड पॉइंट के अलावा किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेट होता है तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. लॉजिक वही है, सिर्फ हमको उसको ठीक से एलाबोरेट करना है. बिल्कुल. बट उसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये आर हमको दिया जाना जरूरी है. तो आर हैज टू बी गिवन हियर. यस, ओके. So this is the second application of Faraday's law, no doubt. ओके, एनीवन अगर टेढ़ा मेढ़ा भी अगर रॉड रहेगा तो भी उसमें से हमको उसका इफेक्टिव लेंथ ही कंसिडर करना है. ठीक है, जस्ट लेंथ ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट वही हमको कंसिडर करना है. और उससे हमको उसका इफेक्टिव लेंथ मिलने वाला है जिसको यूज करेंगे फॉर्मूला में तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाएगा. चलो ठीक है. नाउ वी कैन जस्ट गो फर्दर इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ Faraday's law. That is the induced EMF produced in a coil which is rotating in a magnetic field. Okay, if suppose there is a coil which is rotating in a magnetic field, suppose for example this is a coil and rotating in a magnetic field, suppose ये magnetic field है. ओके, और उसके अंदर एक कॉइल हमने यहाँ पे रखा है. सपोज दिस इज द कॉइल. The coil can be rectangular or it may be circular also. Okay, it doesn't matter actually. Okay, so this is the coil which is kept in this rod, sorry, magnetic field of induction B here. So B is going to be the magnetic field here. And अब यहाँ पे हमको इस कॉइल का जो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल हमको ड्रॉ करना होगा. ठीक है, इफ यू जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल ऑफ दिस कॉइल here, then it will be initially parallel to the magnetic induction. This normal to the coil will actually be called as dA or A bar here. It is called as the area vector, remember. And this magnetic induction is also a vector. Okay, so when this coil will just rotate, तो coil जब ये rotate होगा तो its position will be something like this after rotation. तो rotation के बाद का उसका जो position है तो वो कुछ ऐसा हो सकता है. Yes, okay, like this. And suppose that its normal actually makes an angle theta with its initial position. तो उसका जो इनिशियल पोजीशन है इसके साथ उसका जो बना हुआ एंगल है उसको हम बोल देते हैं सपोज थीटा. ओके, एंड दिस थीटा विल एक्चुअली डिपेंड ऑन टाइम हियर बिकॉज देखो ठीक से यहाँ पे जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये थीटा भी बढ़ता जाएगा, एंगल भी बढ़ता जाएगा क्योंकि ये कॉइल जो है वो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है. तो ये थीटा और टाइम के बीच में ये एक रिलेशनशिप जरूर होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी कॉइल इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा अपॉन टाइम, राइट. So you can just get that this theta is actually going to be equal to omega into t, right? And hence in this position of the coil, the magnetic field or magnetic flux passing through this coil can be obtained to be simply equal to phi is equal to b into a into cos theta. करेक्ट है. यहाँ पे हमको cos थीटा वाला फैक्टर कंसिडर करना होगा. इफ यू जस्ट कंसिडर दिस कॉइल का एरिया, वेक्टर एरिया जो है उसको अगर हमने a बार बोल दिया तो दिस वेक्टर एरिया कैन एक्चुअली बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ व्हिच विल एक्चुअली बी अलोंग द इनिशियल डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये उसका जो कंपोनेंट बनता है, ठीक है, ये वाला. ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ दिस area vector in the direction of magnetic field here will actually be denoted by a cos theta in this case, right. जो है ये a cos theta रहेगा और ये a cos theta हमको यूज करना होगा in order to find out the flux here.
ये फ्लक्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक cos थीटा इसीलिए यूज किया क्योंकि कॉइल इज मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन इज कंसीडर्ड एंड मल्टीप्लाइड विद द मैग्नेटिक इंडक्शन हियर एंड वी कैन गेट द फ्लक्स इन दिस केस. सो अगर ये हमको मिल जाता है, इवन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सिंपली बी फाई इज इक्वल टू b into a into cos of theta, where theta is actually going to be omega t, right? So we can just get this omega t replaced here. And also, if just coil has n turns, then we can just be able to get this as n times of b a cos omega t as the total flux passing through this coil at any instant, right? So once we get the total flux, we can just differentiate this equation with respect to time. अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको यहाँ पे मिलेगा डी फाई बाई डी टी, करेक्ट है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू एन बी ए इंटू यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनता है, तो कॉस का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, बट इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इटसेल्फ. ये ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमको निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना होगा जो ओमेगा बनता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमको ये ओमेगा भी मिल जाएगा, करेक्ट है. So that you can just get this as d phi by dt to be actually equal to minus of n b a omega into sine of omega t in this case, correct है. And actually if we just transfer this minus sign in that side, then we can be able to get this as minus of d phi by dt is actually going to be equal to nba omega into sine omega t here, correct है. But as we already know that this minus of d phi by dt is nothing but E, that is induced EMF produced in this coil here. So this induced EMF produced in the coil will actually be equal to, given by this formula, NBA omega into sine omega t here in this case, correct है. And at the same time we can just replace this NBA omega by E naught. ठीक है, तो इस एन बी ए इंटू ओमेगा इसको अगर हमने ई नॉट से अगर रिप्लेस कर दिया तो उससे हमको ये मिल जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी एज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर induced EMF which is produced in such a coil which is rotating in a magnetic field. Remember, so whenever a coil rotates in a magnetic field, the magnetic induction produced in it, sorry, induced EMF produced in it is given by this formula. Remember, where E naught is given by this formula here. यहाँ पे E naught हमको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, तो E naught can be actually given to be number of turns into magnetic induction into area of cross section of the coil into omega, where omega is the angular velocity of the rotation of the coil. And here also we can just write it as NBA into omega, where omega is nothing but 2 pi f in this case here. Okay, so we can also write it as 2 pi f into NBA in this way. Okay, so this is also the value of E naught, where E naught is going to be the induced EMF, peak value of induced EMF. If we just see carefully, if we just try to draw the graph between the induced EMF and time here in this case, then the graph looks like sinusoidal. Okay, तो ये ग्राफ जो है वो इस टाइप से हमको दिखता है, तो it will be zero initially, but it will just go on increasing and become maximum and becomes E naught here actually. ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते जाता है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ई नॉट बन जाता है, उसके बाद फिर घटते घटते जाता है, फिर जीरो बनता है, और उसके बाद और नेगेटिव में बढ़ता जाता है, फिर माइनस ई नॉट बनता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाके जीरो बन जाता है. एंड द सेम साइकिल जस्ट रिपीट्स अगेन एंड अगेन लाइक दिस. तो यहाँ पे उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा ई नॉट बना रहता है, और मिनिमम वैल्यू जो है, मतलब निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू जो है, वो उसका माइनस ऑफ ई नॉट हमेशा बना रहता है. और उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इट विल बी एनीवेयर एनीथिंग बिटवीन 0 एंड ई नॉट लाइक दिस. एंड अगेन इट विल बी बिटवीन ई नॉट एंड 0, अगेन इट विल बी फ्रॉम 0 टू माइनस ई नॉट, एंड अगेन फ्रॉम 0 टू ई नॉट माइनस ई नॉट टू 0 like this. So instantaneous value is different at different instants. Remember, instantaneous value जो है वो टाइम t इक्वल टू अगर 0.1 सेकंड के बाद का अगर हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला,
तो इट विल बी लाइक दिस, ये इतना उसका वैल्यू होगा जो कि ई नॉट से थोड़ा कम है। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमको चाहिए यहाँ पे, ये सपोज 0.2 सेकेंड्स है, और वहां पे हम अगर हमको इसका ईएमएफ का वैल्यू चाहिए, तो उस समय वो वैल्यू जो है वो ई नॉट के बराबर हो सकता है, एग्जैक्टली ई नॉट। ओके, बट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस इंटरवल टाइम इंस्टेंट, सपोज its value will just become less than e naught once again, like this, and at a particular instant it will become zero also, and at a particular instant it will become negative also। तो नेगेटिव बनने का मतलब क्या है, उसका पोलरिटी अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो प्लस एंड माइनस साइन जो उसका था पहले, उससे वो अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। सो द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हियर इज गोइंग टू बी वेरिएबल, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, एंड दैट्स व्हाई वी डिफाइन द RMS value of EMF here. What is RMS value of EMF? The ERMS is actually the EMF, constant EMF, which produces the same amount of heat which is produced by the alternating EMF in a periodic time। मतलब एक साइकिल के अंदर, पूरे फुल साइकिल के अंदर जितना हीट अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा करता है, उतना ही हीट प्रोड्यूस करने वाला एक कांस्टेंट ईएमएफ, उसको हम बोलते हैं ये RMS EMF, एंड इट इज ऑब्जर्व टू बी एक्चुअली ई नॉट बाय √2। ओके, तो ERMS जो होता है वो हमेशा ई नॉट अपॉन √2 के बराबर हुआ करता है, ये अच्छी तरह से याद रख लो। And even if this EMF causes some current to flow through some resistance, then that current will also be displayed according to the same graph, similar graph मतलब। तो उसका जो करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह का सिमिलर ग्राफ होगा अगर रेजिस्टेंस में से उसको अगर हम पास करते हैं तो। सो इट विल आल्सो हैव अ पीक एट सम पॉइंट, एंड इट विल आल्सो वेरी साइनोसॉइडली लाइक, बट मैक्सिमम वैल्यू विल बी डिफरेंट। तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो वो एक्चुअली आई नॉट कहलाएगा, जो कि ई नॉट डिवाइडेड बाय आर रहेगा। ठीक है, आई नॉट इज एक्चुअली ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, रिमेंबर। एंड इवन यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू जो उसका है, ये नेगेटिव वाला मैक्सिमम वैल्यू, वो भी एक्चुअली उसका माइनस ऑफ आई नॉट रहेगा, जो कि इसी फॉर्मूला से दिया जा सकता है आराम से, बिल्कुल। बट इन दिस केस द करंट इज ऑल्सो वेरिएबल, it is different at different instants, we can just see it goes on increasing, becomes maximum, again goes on decreasing, becomes zero, becomes negative, changes polarity, and again becomes zero, and again repeats again and again after equal intervals of the time, in this way. So here also it is required to find out the average value of the current, which is also called as the RMS value of current here. So RMS value of current is that current which actually produces the same amount of heat uh, which is produced by the alternating current in the same time। ठीक है, मतलब सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने वाला ऐसा एक कांस्टेंट करंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं RMS करंट, जो कि अपॉन √2 के बराबर पाया जाता है। तो IRMS is going to be equal to I naught upon √2, and ERMS is already going to be equal to E naught upon √2। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। And the relationship between this I naught and E naught is also going to be I naught is equal to E naught upon R, and at the same time this IRMS can also be expressed in terms of ERMS as IRMS is equal to ERMS upon R। Okay, so this is also going to be the formula for current, okay, RMS current। But remember this, we are just talking this all these things in case of a resistive circuit। Okay, there should not be any capacitor or inductor in the circuit, only resistance, then we can just apply this formula, and then we can just talk about this formula here। Otherwise we will have to consider the reactance also। तो रेजिस्टेंस के बदले हमको आगे चल के हम AC करंट के अंदर हम देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर हमको ऑलरेडी डिटेल में देखना ही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाउ दे अपोज द AC करंट्स, वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली। बट फिलहाल इतना ही याद रख लो कि RMS वैल्यू एंड RMS value of EMF and RMS value of current is defined like this। Okay, and this is all about the induced EMF which is produced in a coil which is rotating actually in a magnetic field। Okay, yes, okay, so let us stop this lecture here।
We have seen the Faraday's laws application. Okay. So the next topic in this chapter we'll just continue tomorrow in the next lecture at the same time, 5 o'clock. So, okay, thank you all of you. Bye.